गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ शिल्पा राउत और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। विरूर में भी होंगे आपके साथ ऑब्वियसली, और हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले और एसपीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह से मार्केट टेक्निकल पर बातचीत होगी। और बहुत लोगों ने कहा है कि थोड़ा रमेश दमानी जी के इंटरव्यू के थोड़े और चंक्स प्ले किए जाएँ, तो आज एक और चंक हम उस इंटरव्यू में से प्ले करेंगे। ये आपके लिए कुछ ही देर में सब कुछ जो शो में लाइंड अप है ये आपको बताया गया। चलिए अब ज़रा एक बार आते हैं मार्केट, देखते हैं मार्केट इस समय कहाँ पर है और किस तरीके के स्टॉक्स में इस समय अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई देगा। सारे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इस समय एक अक्रॉस द बोर्ड मोमेंटम है। अब जिस सेक्टर ने चलना शुरू किया है वो है पीएसयू बैंक्स, एक आध सेलेक्टिवली, जैसे कि पीएनबी 3-4 दिन की करेक्शन हुई, उसके बाद अब यहाँ पे आना थोड़ा सा आना शुरू हुआ है। सुबह का हमारा एक बार स्पॉटलाइट वाला शेयर संवर्धन मदरसन लेकर आइए, वो एक एज पर बैठा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट के, वहाँ मूव आना अच्छा शुरू हुआ है। उसके अलावा नैल्को, डालमिया भारत, सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छे मूव्स आने शुरू हुए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने फ्रेश स्पॉट किए। इन्फो एज देखिए आप, इन्फो एज में एक अच्छा मोमेंटम है इस समय, सिंजीन में एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो काफ़ी अब फ्रेश पीएफसी, आरईसी, आईडीएफसी, काफ़ी स्टॉक्स हैं वीरू। आज तांता लगा हुआ है एक्चुअली ब्रेकआउट्स का वीरू। ये बात बिल्कुल आपने कही अनुज, सही तांता लगा हुआ है। आई थिंक हर घड़ी जब देखो स्क्रीन को तो कोई नया स्टॉक आके अपीयर हो रहा है, और सही कहा आपने, बैंक्स इस कड़ी में आके कंट्रीब्यूट करते हुए पीएसयू बैंक्स। अच्छा, काम करते ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं, और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में शिल्पा हैं और साथ ही साथ आशीष बहेती जी, अमोल अठावले जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ सुदीप शाह। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज। वीरू जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से आदित्य बिरला कैपिटल में मोमेंटम है, 238 का करंट मार्केट प्राइस है, 232 का स्टॉप लॉस, 246 और 250 के टारगेट्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने का जो कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन में से एक ब्रेकआउट आ रहा है। और सिर्फ आदित्य बिरला कैपिटल हम देख रहे हैं, पूरा आदित्य बिरला ग्रुप के काफी स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखा गया है। तो मुझे लग रहा है एनबीएफसीज में ये एक रह गया था, कहीं पे काफी दूसरे एनबीएफसीज में मोमेंटम आ चुका है और यहाँ पे थोड़ा कैचअप हो सकता है। तो 232 के स्टॉप लॉस से 246 और 250 के टारगेट्स के लिए आदित्य बिरला कैपिटल मेरी पहली पसंद रहेगी। दूसरी पसंद है मेरी आइशर मोटर्स। आइशर ऑटो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से एक अच्छी मोमेंटम नजर आ रही है, और साथ साथ में आइशर मोटर्स में ये 3-3.5 महीने का जो पीरियड था, वहां पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 4700 और 5000 के बीच में, और अब एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट आया है ऊपर के लेवल पर वॉल्यूम्स के साथ, और काफी अच्छे रोलओवर्स भी हुए जो हम जो कल का जो डेटा देखा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 4970 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है 5150 और 5230 के टारगेट्स के लिए आइशर मोटर्स। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल और आइशर मोटर्स, 2 ट्रेड्स इस समय की। शिल्पा जी, आपकी 2 ट्रेड्स। जी बिल्कुल अनुज जी, मेरा ध्यान अभी है सबसे पहले मैक्स फाइनेंशियल्स पे। एमएफएसएल यहाँ पे मुझे लगता है 1250 से लेकर 1280 1300 डेफिनेटली सीरीज के लिए एकदम तैयार है। यहाँ पे इंट्राडे भी मुझे लगता है बहुत क्विक, यहाँ पे आपको 20-30 रुपीज का अपसाइड आ सकता है। तो ये ऑन द वर्ज ऑफ अ गुड टर्न अराउंड है। तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। रफली 1205 पे ट्रेड कर रहा है। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1190 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1235 से लेकर 1250। मेरा दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा आरती इंडस्ट्रीज में। आरती इंडस्ट्रीज में मुझे लगता है 580 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। यहाँ से 650 आपका इमीडिएट टारगेट्स है। तो 580 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 630 से लेके 650। ओके, ये आरती इंडस्ट्रीज आपका ट्रेड इस वक्त का। आशीष बहेती जी, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी, 2 स्टॉक रहेंगे जिनमें दोनों में काफी प्रेशर देखने मिला था। पहला है अंबुजा और दूसरा है एक्साइड। आई थिंक दोनों में एक अच्छा रिवर्सल अब यहाँ से बन रहा है और फ्रेश ब्रेकआउट देखा जा सकता है। तो अंबुजा में खरीदारी की सलाह रहेगी। अंबुजा सीमेंट्स में जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 626 का 626 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें 645 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है वो एक्साइड का। ये स्टॉक भी काफी अच्छा करेक्ट हो गया था, 570 से ऑलमोस्ट करेक्ट हो गया 470 तक का जोन दिखा दिया था, और अभी वापस अच्छा बाउंस देखने मिल रहा है। इसमें 20 डेमा के सरपास कर चुका है ये, और हमें लग रहा है इसमें 495
तक का जोन देखने मिल सकता है, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 474 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके एक्साइड। और अब आप जरा वो पॉली कैब लिखे आइए। 7,000 रुपये, 7,000 रुपये का स्क्रीन पे भाव गया। कल क्लोजिंग में मार्क किया गया था इसको। एक्टिविटी सिर्फ ऑप्शंस की थी। किस तरीके से नेक्स्ट मंथ के कॉल राइटर्स बैकफुट पे आ रहे हैं। कल क्लोजिंग में हमने बात की थी 2 बजे एग्जैक्टली ओपनिंग कमेंट्री में। भाव था 6740 6738 का। 7,000 हो गया। अमोल, आपका व्यू एक बार पॉली कैप पे अबाव 7,000 इसकी ट्रेजेक्ट्री कहाँ तक की खुली है और आपके 2 ट्रेड्स। आई थिंक काफी प्रॉमिसिंग टेक्सचर था। एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ था, और आज अगर हम देखते हैं तो एक जो रेंज था उसको ब्रेकआउट दिखता हुआ चार्ट को दिख रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है, बुलिश कैंडल है। आई थिंक ये टेक्सचर कंटिन्यू रहना चाहिए। जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स है उनके लिए मुझे लगता है कि 6900 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है स्टॉक, ये बुलिश टेक्सचर जो बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। 71 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। अभी 2 पीक्स के अगर हम बात करते हैं तो कैनरा बैंक मुझे एक अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 110 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। 115 117 टारगेट निकल के आ रहे हैं। 107 रुपये उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, और अभी अगर हम देखते हैं तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ये आई थिंक प्रॉमिसिंग सेटअप लग रहा है। दूसरा मैं एक जीएनएफसी के साथ जाना चाहूंगा। 678 के आसपास मैंने पिक किया था। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 720 725 2 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 660 का। रिवर्सल फॉर्मेशन है, करेक्शन के बाद स्टॉक में वीकली रिवर्सल फॉर्मेशन है। सेटअप अच्छा है। आई थिंक 660 के ऊपर रहता है तो ये बुलिश सेंटिमेंट कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल वीरू, बहुत सही स्पॉटिंग रही आपकी पॉली कैब की, और एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर। आई थिंक कल स्पॉट किया था इसको, और कल वीरू ने मुझे मैसेज भेजा था कि ये स्टॉक अब फटेगा यहाँ से, और वाकई में 7,000 के ऊपर अब। वाकई अनुज, मैं कल ना इसके मैं पिरामिड्स देख रहा था उसके अक्टूबर के, और ओ एडिशन कॉस्ट ऑफ कैरी सब पे लग रहा था, और क्लोजिंग मैंने मार्क भी किया था। और ये हम दोनों ने कई बार डिस्कस किया अनुज, पॉली कैब। अच्छा, ये पॉकेट अभी अनुज अनटच्ड रह गई है ना काफ़ी दिनों से। पॉली कैब, एस्ट्रल और ये जितना भी ये रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस था काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से चला नहीं है वीरू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े से मूव्स आ रहे हो। वैसे भी अब देखिए थोड़ा सा ना मार्केट अब रोटेट कर रहा है। आईटी स्टॉक्स ने अब हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखानी शुरू कर दी है। इनफैक्ट निफ्टी आईटी लेकर आई है अब जरा स्क्रीन पर एक बार। जो सुबह 700-800 पॉइंट ऊपर था, अब वो 550 पॉइंट ही रह गया है, और बाकी स्टॉक्स चलना शुरू हुए हैं, जैसे आपने बोला पॉली कैब। उसके अलावा अच्छा, मिड कैप में भी आज थोड़ा सा मोमेंटम आना शुरू हुआ है बहुत टाइम के बाद। तो आज हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक दिन हो आज मार्केट में। हर घंटे में मुझे लग रहा है नए ब्रेकआउट्स आएंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स में, तो वो आपको उसके हिसाब से शायद उसको अप्रोच करना होगा। चलिए भी तो एक काम करते हैं, एक मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्निकल टेक्सचर को समझ लेते हैं। अब हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है, और बड़े ट्रेंड्स पकड़ने के लिए गौतम जाने जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस समय बड़ा ट्रेंड है कहाँ पर। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। क्लियरली बड़ा ट्रेंड तो निफ्टी में है, तो पहले उस पर बात करते हैं। कल एक और ब्रेकआउट आया और लगातार ब्रेकआउट आ रहे हैं। अब इस पैराबोलिक मार्केट में ट्रेड क्या कैसे करें, और नेक्स्ट लेवल टू वॉच क्या होंगे? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, अगर आप लास्ट 10 दिन का एक्शन अगर आप देखते हैं तो लगता है कि मार्केट वर्टिकल है और पैराबोलिक है, बट अगर आप पिछले 2 महीने का एक्शन देखेंगे तो मार्केट बीच में एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में था। 25,500-600 का एक बड़ा रेसिस्टेंस था। जब वो लेवल निकला तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। कुछ अच्छे पैटर्न्स थे हमने जो चार्ट्स पे स्पॉट किए, और उसके बाद हमारा वर्किंग टारगेट था 26,500, क्योंकि वो पैटर्न का डिस्टेंस 1000 पॉइंट का था। तो इसीलिए हमने अपने रिपोर्ट्स में भी कहा कि 26,500 तक निफ्टी जाना चाहिए, और वहां पर हम रिव्यू करेंगे क्योंकि वहां पर एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। बट अभी जिस तरह की मोमेंटम है,
देखिए टेक्निकल एनालिसिस के टेक्स्ट बुक्स में बुल मार्केट को डिफाइन करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, हमने वो फैक्टर्स देखे हैं पिछले 6 महीना में। चाहे वो मोमेंटम हो जो एकदम टॉप क्वालिटी है, चाहे वो पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो सेक्टर रोटेशन हो, अर्निंग्स क्वालिटी, अर्निंग्स न्यूज़ फ्लो और क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स डूइंग वेल। सारे फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो इस मार्केट ने ब्यूटीफुली हैंडल किया है और जिस तरह की रोटेशन हो रही है, अब लार्ज कैप्स चल रहे हैं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स थोड़े से क्वाइट हो गए हैं, क्वालिटी स्टॉक्स अभी भी चल रहा है, ग्रेड सी और ग्रेड डी उतना नहीं चल रहे हैं, मैडनेस नहीं है और अभी भी काफी कंसर्न है इस लेवल्स पे भी। लोग यही समझना की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट टॉप आउट कब करेगा, कब तक चलेगा, कितना ओवरबॉट है, कैसे ऐसे चल सकता है। तो जब ऐसी बात होती है और जिस तरह के चार्ट्स हैं, मुझे लगता है कि बाजार अभी भी सेफ है। सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो निकल गए हैं। आई थिंक नेक्स्ट ट्रिगर अब मार्केट के लिए अर्निंग्स रहेगा जो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर का है, बट तब तक आई थिंक बाजार स्ट्रांग है। अच्छे पॉकेट्स में रहिए, राइट पॉकेट्स में रहिए, यहाँ से भी बाजार में तेजी है। बिल्कुल बाज़ार में रहिए और यहाँ पर भी बाज़ार में तेज़ी है, ये इस समय एक बिग व्यू है। गौतम जी, तो आप इस समय किन सेक्टर्स पर दांव लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा? देखिए हमारा फेवरेट अभी तो मेटल्स है। आई थिंक पिछले 4-5 महीनों से हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बीच में अच्छी मूव आई, उसके बाद ये इंडेक्स 2-2.5 महीना से कंसोलिडेशन में चला गया और उसके बाद जब 9600 के लेवल पे एनएसई मेटल्स इंडेक्स पे जब ब्रेकआउट आया, तो मुझे लगा था कि यहाँ पर 1000 से 1500 पॉइंट की तेजी आएगी, माने 10 से 15% की। और आपने पिछले 3-4 दिनों में देखा है जिस तरह से मेटल स्टॉक्स चल रहे हैं। एक फंडामेंटल एनालिस्ट बोलेंगे कि अरे चाइना का न्यूज़ फ्लो आया 2 दिन पहले, बट उसके हिसाब से ये मूवमेंट आ रहा है। बट चार्ट्स पे ये आई थिंक 2-3 हफ्ते से ये प्रिपरेशन में था और लग रहा है कि यहाँ से भी 5 से 10% की मूव मेटल्स इंडेक्स में आ सकती है। सो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जेएसपीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को जो हमारा फेवरेट हमेशा से रहा है, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, तो मेटल्स मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा ट्रेड है और यहाँ से भी स्ट्रेंथ रहेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ थीम हमें हमेशा से ही अच्छा लगता है और जिस तरह से एनबीएफसी सब निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट रहा है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे 55,500 तक चला जाएगा। तो आईटी, एफएमसीजी, banks, FMCG, pharma, chemicals and metals, these would be our top 5 picks right now. गौतम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। अभी आपके इस चर्चा में शामिल होने से पहले ही हम रियल स्टेट एंसिलरी की बात कर रहे थे। लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद ये स्पेस थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। मैं रियल स्टेट एंसिलरी की बात कर रहा हूँ, होम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका पिडिलाइट भी था, जिसमें आपका एस्ट्रल भी था, पॉलीकैब भी था। अब वो क्योंकि ये हिस्टोरिकली पोस्ट 2021 ये साथ साथ चले हैं, पिछले 2-3 महीने से एक डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा था। पॉलीकैब पे, पिडिलाइट पे, एस्ट्रल पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए ये तीनों स्टॉक स्ट्रक्चरल स्टोरीज है। दे आर द पोस्टर बॉयज ऑफ द इंडियन मिड कैप रैली दैट हैज टेकन प्लेस सिंस द कोविड लोज। सो ये सब स्टॉक्स में तो देखिए बीच बीच में कंसोलिडेशन आता है, 1-2 महीने के लिए रहता है और उसके बाद वापस ब्रेकआउट होती है। बट इस लेवल्स पे आप बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज आई थिंक दे आर ऑल वेरी रिचली वैल्यूड। और चार्ट्स पे अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स पे देखेंगे तो इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है। तो अग्रेसिव बाइंग इस लेवल्स पे आप नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ी बहुत नियर टर्म 5 से 10% की अपसाइड हो सकती है। बट आई थिंक द बिगर अपॉर्चुनिटी इज इन रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट 3 महीने तक उसने कुछ नहीं किया, वो एक नॉर्मल सी कंसोलिडेशन में चला गया। और जिस तरह की ब्रेकआउट अभी डीएलएफ में आई है, जिस तरह की ब्रेकआउट ओबरॉय रियलिटी में आई है, मुझे लग रहा है कि वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि डीएलएफ जैसा स्टॉक 1000 रुपए तक इजीली धीरे धीरे जा सकता है। तो रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी वापस आ रही है, जैसे मेटल्स में हुआ है पिछले 1 हफ्तों में। और इस मार्केट में देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है और अगर आप राइट पॉकेट्स में नहीं है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी बड़ी होती है। ओके, ये हो गया रियल स्टेट पर व्यू। अच्छा गौतम जी, एक दो स्पेस पे और आते हैं जहाँ पे अब आपके पास इतनी चॉइसेस हैं कि पूछिए मत। हम वो जब से वो ऑटो में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बात चल रही थी ना कि डीप डिस्काउंट्स हैं, इन्वेंट्रीज बहुत हैं, एक पायदान पीछे आ गए थे तमाम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। बट सडनली ये जो ईवी और कर्नाटक की ईवी पॉलिसी जो प्रिपेयर हो रही है, उसके शोरगुल के बीच में, हुंडई के आईपीओ के अप्रूवल के बीच में, ये एक बार फिर स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबल है। ऑटो में सेलेक्टिवली आप इस पर क्या बाय करना चाहते हैं? ऑटो में मैं एक्चुअली कुछ नहीं बाय करना चाहता हूं क्योंकि चार्ट्स में वैसी सपोर्ट नहीं है जो पिछले 1-1.5 सालों में था।
मुझे मालूम है कि पिछले 15 दिनों में अच्छी मूवमेंट आई है, न्यूज़ फ्लो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी स्टॉक्स अब लाइफ टाइम हाइज़ पे चल रहे हैं। बट अगर आप स्टडीज़ को देखें, तो वहाँ पर सपोर्ट नहीं है, कंटीन्यूअस बेसिस पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो मेरा मानना है कि ये एक टेम्परेरी रैली है, ये एक ब्लोआउट रैली है और इस लेवल्स पे अगर खरीदारी करेंगे तो रिस्क काफ़ी है, क्योंकि कुछ भी करेक्शन अगर आएगा तो ऑटो में वापस फॉल आ सकता है। और स्टॉक्स लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स, मारुति, ये काफ़ी चल गए हैं और वैल्यूएशंस के हिसाब से और चार्ट्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है। आई फील अ लॉट मोर कंफर्टेबल विथ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक निफ्टी एज अ बास्केट, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, अर्निंग्स विजिबिलिटी है, चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और आपको सबसे बड़े इंडिया के सारे सबसे बड़े स्टॉक्स आपको अच्छे-अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। तो आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज और अगर आरबीआई रेट कट करता है, जो लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में होगा, तो आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज को एक और बड़ा टेलविंड मिलेगा। ओके, मीनवाइल एक बार जोमेटो लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। जोमेटो अब ग्रीन में आया और एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये तो खैर अभी आज का चार्ट है, मैं डेली चार्ट देख रहा था इसका और एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल यहाँ पर जोमेटो में। इसका जो हाई था वहाँ से 300 का हाई था, वहाँ से करेक्ट हुआ और अब एक मूव। गौतम, यहाँ पर बड़ा पैसा बना है पिछले एक साल में इस पूरी स्पेस में एक्चुअली। एक ये हो गया QSR, यहाँ पर कोई व्यू आपका और कोई स्टॉक पिक यहाँ पर? देखिए, ज़ोमैटो पिछले 2 साल में हमारा फेवरेट रहा है। डिस्क्लोजर दैट वी हैव रिकमेंडेड इट मल्टीपल टाइम्स टू आवर क्लाइंट्स इन द लास्ट 2 इयर्स। काफ़ी अच्छी स्टोरी बनी है, बट अब 300 के आसपास एक बहुत बड़ी डिबेट है कि इस लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से जाए और अर्निंग्स विजिबिलिटी के हिसाब से जाए, तो अगले 3 साल की अर्निंग्स आज के प्राइस में हैं। और चार्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 6 टाइम्स हो गया है पिछले 2 सालों में। तो इस लेवल्स पे आप अग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते हैं, बट अगर किसी का नीचे के लेवल्स पे लिया हुआ है तो अभी भी होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर बाजार चलेगा तो ज़ोमैटो और चलेगा और इसका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस इज अराउंड 310 टू 320। सो मेरा मीडियम टर्म का व्यू इस पे उतना क्लियर नहीं है। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, बट शॉर्ट टर्म में अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है और फर्दर अपसाइड मिलनी चाहिए। बट ये जो न्यू एज कंपनीज है, मेरे हिसाब से काफी कंपनीज अब धीरे-धीरे निकल के आ रहे हैं जहां पर फोकस करनी चाहिए। एक गेमिंग कंपनी है जो हमें काफी अच्छा लगता है, नज़ारा टेक, आई थिंक हमारा फेवरेट रहा है पिछले 3 से 4 महीनों में। और एक कंपनी है फिनटेक स्पेस में इज कार्ट्रेड टेक। आई थिंक कार्ट्रेड टेक भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है और चार्ट्स में काफी अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा केमिकल्स पर आपने एक पासिंग में रिमार्क दिया था, लेकिन सेलेक्टिवली कौन से स्टॉक्स के चार्ट सबसे अच्छे लग रहे हैं आपको यहाँ पर? देखिए, केमिकल्स में 2 महीना पहले हम जो कस्टम इंडेक्स बनाते हैं गोल्डीलॉक्स में, वहां पर एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट हमने देखी और उसमें उसके बाद हमें लगा कि चलो केमिकल्स में भी एक मोमेंटम वापस रिटर्न हो रही है आफ्टर ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। और उसके बाद आपने देखा होगा कि दीपक नाइट्रेट में इतना अच्छा मूव आया, यूपीएल में इतना अच्छा मूव आया, तिरुमलाई केमिकल्स में अच्छा मूव आया। एसआरएफ एक ही लेवल पे है, बट वहां पर भी ब्रेकआउट आना चाहिए। और एक और स्टॉक है जो हमारे लिए हाई कन्विक्शन रहा है, जो हमने अपने सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड किया था, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। और मुझे लगता है कि फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक यहाँ से भी बड़ा चीज कर सकता है। तो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन दिस फॉर अ पॉसिबल 20% और 25% रैली। बट ओवरऑल एज अ बास्केट आई थिंक हमें केमिकल्स अच्छा लगता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी है। और अगले 6 से 12 महीनों में चाहे आप ग्लोबल फैक्टर्स को फैक्टर इन कीजिए, चाइना फैक्टर को लीजिए, वो सबको डिस्काउंट करके भी मुझे लगता है कि केमिकल्स एक अच्छी ट्रेड है अगले 6 से 12 महीनों के लिए। अच्छा, आप इस कार्यक्रम में जब कभी आएंगे तो मैंने एक प्रश्न ज़रूर सोच के रखा था गौतम, जब आएंगे तो ज़रूर पूछूंगा ये प्रश्न। 2021 का बजाज फाइनेंस का जो हाई था वो था करीब करीब वही जो आज का है, 7740 7750, और उसी दौर का निफ्टी का हाई था करीब करीब 19,019। खैर हम लेवल टू लेवल कंपैरिजन नहीं कर सकते, वैल्यूएशन मैटर्स, बट बजाज फाइनेंस के पिछले 3 साल के प्राइस बिहेवियर में एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस परसिस्ट करती है, जो कि 2021 से पहले नहीं थी। ये इंडेक्स को हमेशा बीट करता था। इस बड़े डिफरेंशियल को जो पिछले 3 साल में परसिस्ट कर रहा है, क्या अब भरने का वक्त आ गया है? क्या बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व वो मूव जनरेट करने को तैयार हैं? मेरे हिसाब से वो टाइम आ गया है और वो जारी है।
और आई थिंक बजाज फाइनेंस इज प्रिपेयरिंग फॉर 5 फिगर्स। अगेन डिस्क्लोजर, वी हैव रिकमेंडेड दिस टू आवर सब्सक्राइबर्स एट गोल्डीलॉक्स मल्टीपल टाइम्स इन द रीसेंट पास्ट। और मुझे लगता है वैल्यूएशंस अगर आप देखें, कंपनी की जिस तरह की अर्निंग्स विजिबिलिटी और जिस तरह के चार्ट्स है, 3 साल का अंडर परफॉर्मेंस अब निकलेगा, तो अगले 6 से 12 महीनों में आई थिंक फर्स्ट स्टॉप फॉर बजाज फाइनेंस विल बी अराउंड 81-8200 जो उसका प्रीवियस हाई है, और एक बार वो निकल जाएगा तो और 20 से 25% की तेजी आएगी। ओके 20 से 25% का अपसाइड बजाज फाइनेंस में, और यकीन मानिए इस चार्ट को आप वर्सेस रख के देखिए जब आप निफ्टी को देखेंगे कि कितने बड़ी अंडर परफॉर्मेंस इसके साथ चल रही है। अच्छा गौतम जी, डिफरेंट पॉकेट्स की हम बात कर रहे हैं। एफएमसीजी में मूव्स आए, और एफएमसीजी हर बार लास्ट आई थिंक पिछले 3-4 इंसिडेंट्स जो बाज़ार में हुए, चाहे वो बजट डे हो, चाहे वो इलेक्शन रिजल्ट डे हो, या फिर कभी भी टर्बुलेंस आई है, बाज़ार गियर शिफ्ट करके हमेशा एफएमसीजी की तरफ आ गया है। बट टेक्निकली पोजिशनली होल्ड करने लायक, बाय करने लायक एफएमसीजी में क्या बचा है आपके मुताबिक? देखिए, मेरे हिसाब से इस लेवल्स पे बाय करने लायक तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक्स चलना चाहिए था वो सब चल गए। मुझे याद आता है कि काफी लोग आईटीसी के बारे में जोक करते थे जब वो 200 रुपए पे चलता था, और अब वो आज वो 520 रुपए पे है और एकदम स्ट्रांग है और निफ्टी के साथ साथ चल रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से भी आईटीसी में 50 से 100 रुपए की मूवमेंट आराम से आ सकती है। तो अगर आपको 25,500 26,000 के इंडेक्स में अगर आपको कुछ लेना है तो आईटीसी मेरे हिसाब से ऑफर्स ग्रेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर आप देखें सेक्टर में, तो आईटीसी और एचयूएल हैव बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन द एफएमसीजी स्पेस, और यहां से भी मुझे कोई फ्रॉथ या एक्सुबरेंस नहीं लगता है चार्ट्स में या वैल्यूएशंस पे। तो एफएमसीजी तो फेवरेट है ही है, बट थोड़ा सा कॉशन होके खरीदना पड़ेगा, क्योंकि काफी चल चुके हैं नीचे के लेवल से, बट अपसाइड विजिबिलिटी यहां से भी अच्छी है। एक बार आप चार्ट्स लेकर आइए पीएसयू ऑयल एंड गैस कंपनियों के। शुरुआत करते हैं बीपीसीएल के साथ, उसके बाद गेल और उसके बाद ओएनजीसी। ये 3 स्टॉक्स एक बार ज़रा स्क्रीन पर रखिए मेरे लिए। बीपीसीएल, गेल और ओएनजीसी। गौतम, बहुत लोगों का मानना है कि पीएसयू स्पेस पे अगर एक ही स्पेस है जहाँ पर अब वैल्यूएशन कंफर्ट है, वो है एनर्जी स्पेस। यहाँ पर आपकी पसंद का कोई स्टॉक होगा क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले अगर आप 3-4 महीनों में देखेंगे तो पीएसयू ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट सेलेक्टिव बेसिस पे सारे स्टॉक्स में 25 से 30% की फॉल आई है। बट कुछ स्टॉक्स है पीएसयू स्पेस में जिसने काफी अच्छा किया। एनटीपीसी को देख लीजिए, लाइफ टाइम हाइस पे है। पावर ग्रिड को देख लीजिए, एकदम स्टेडी है। ओएनजीसी रिलेटिवली स्टेडी है। कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी काफी अच्छा कर रहे हैं। बीपीसीएल एंड एचपीसीएल आर अ ग्रेट एग्जांपल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, और जब भी पीएसयू एज अ बास्केट टर्न अराउंड करेगा, जो मेरे हिसाब से अगले 1-1.5 महीना में होना चाहिए, then some of these stocks will participate. And ONGC I feel is a good story for the next 2 years. Risk reward उतना अच्छा नहीं है, but काफी ओवरऑल बेसिस पे काफी अच्छा लगता है। और बीपीसीएल एचपीसीएल तो हमारा फेवरेट रहा है। वहां एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, और वहां पर मुझे लग रहा है कि 10 साल के अंडर परफॉर्मेंस अब निकल रही है, तो विजिबिलिटी ऊपर की तरफ काफी है। ओके, गेल और ओएनजीसी, आई थिंक गेल इन पर्टिकुलर एक क्लियर कट कस्प ऑफ मैसिव ब्रेकआउट। और चार्ट देखिए इसका ज़रा। और अगेन आई थिंक कल जब रमेश दमानी जी आए थे, उनसे जब बात हुई थी कि पीएसयू स्पेस में अब कोई अगर पॉकेट बची है जहाँ वैल्यू है, तो उन्होंने ऑयल एंड गैस, एनर्जी, यही स्पेस की बात की थी। यहाँ पर क्लियरली एक मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से गौतम जी, गोल्ड और सिल्वर, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब? देखिए, कुछ नया बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों से हम इस पे एक बुलिश व्यू मेंटेन करके रखे हैं, और एक क्लासिकल बुल मार्केट दोनों में है। हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स कंसिस्टेंट लेवल्स पे बन रही है। ऑलमोस्ट एवरी वीक इज अ न्यू हाई ऑन गोल्ड। हम देखते देखते 2650 के लेवल पे आ गए हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे गोल्ड 3000 के लेवल पे चला जाएगा, और सिल्वर $36-37 इंटरनेशनल प्राइसेस में चला जाएगा। तो अगर आपका इक्विटी मार्केट्स में कुछ भी अगर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो गोल्ड और सिल्वर में टॉप अप करते रहिए, वहां पर अच्छी रिटर्न बनेगी। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए, और बहुत अच्छे से बातचीत हुई आपसे इंडस्ट्रीज पे, सभी सेक्टर्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैव अ नाइस वीकेंड गौतम। बहरहाल एक काम करते हैं, अब कुछ आपको दिलचस्प बातें सुनाते हैं। गेट रिच का कल एक आपने पूरा का पूरा अध्याय देखा होगा, अनुज सिंघल की खास बातचीत सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर के साथ रमेश दमानी जी की। इस दौर में पैसा बना भी, और इस दौर में क्या क्या हुआ, किस दौर
इस दौर में मतलब किन चीज़ें ने उनको काफ़ी प्रभावित किया और किन चीज़ों से उनको काफ़ी डर लग रहा है इस वक्त? आइए इस बातचीत के कुछ मुख्य अंशों को एक बार फिर देखते हैं। रमेश जी, आप एक अनएडल्टरेटेड बोल रहे हैं और काफ़ी टाइम से आपने एक व्यू रखा है कि इस मार्केट में रिटेल बहुत पैसा बनाएगा। आपको खुशी होगी कि इस बार वाकई में रिटेल ने बहुत पैसा बनाया मार्केट में। या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने बनाया है। अनफॉर्चुनेटली जो सेबी की जो रिपोर्ट आई थी अभी 1-2 दिन पहले, वो बोल रहे थे कि रिटेल पब्लिक हु हैज़ गॉन प्राइमरीली इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हैव लॉस्ट मनी। उनके हिसाब से 90% हैव लॉस्ट मनी, विच इज़ अबाउट अ करोड़ ऑफ पीपल। 50,000 करोड़ रुपया नुकसान किया उन्होंने, 50,000 करोड़ रुपया उसने किया। 50,000 crore रुपये में could buy the complete Tata Elxsi or companies like Biocon. That is the amount of money they lost. So it is bittersweet. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन prosperity में Indians participate कर रहे हैं. I feel a bit sad that people are playing in the F&O market without understanding the market. And according to the stats, they lost 50,000 crore rupees. रमेश जी, आप इतने सालों से मार्केट में, आपके टाइम पे भी जब आप यंग थे तब भी ट्रेडिंग होती थी, ऑब्वियसली तब रिंग ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग में ऐसा क्या एक चस्का जब आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टिंग में इतना पैसा बन रहा है और ट्रेडिंग में पैसा लूज हो रहा है, फिर भी क्यों लोग फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं? आई थिंक लोगों को भरोसा नहीं आता है कि एक्चुअली एक शेयर बाज़ार, आप देखिए जो इंडिया में जो कांड हुए थे 92-93 या 2000 में कांड, दे वर ऑल डन बाय पीपल हु बिलीव्ड इन ट्रेडिंग, नॉट पीपल हु बिलीव्ड इन इन्वेस्टिंग। जो हम इन्वेस्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस आता है, रिजल्ट्स आता है, शेयर प्राइस बढ़ते हैं। द अदर बिलीव कि हम लोग खाली भाव बढ़ा सकते हैं हमारे खुद के लेने से, या फिर कोई संस्था को दिला देंगे शेयर तो अपने आप बढ़ जाएगा शेयर। दैट इज़ रॉन्गली मिसप्लेस्ड। द इंडियन मार्केट हैज़ कंपाउंडेड एट 16-17% over the last 30-40 years. So people जो इक्विटी लिए हैं और इक्विटी रखे हैं, उनके यहाँ तो लक्ष्मी और धन बरसा है in this bull market. I think the people don't understand. वो एक थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि जल्दी पैसा बना, आज मज़ा किया, आज 25,000 की गोली बन गई, बाहर जाते हैं, खेलते हैं, मज़ा करते हैं, and they don't realize कि in a bull market 25,000 रुपया बनाने की जगह you could make 200-500 times your money. And I think it's a lesson that smart investors have learned. Some haven't learned yet. हम इस समय बुल मार्केट की कौन सी स्टेज में, क्योंकि बहुत बड़ी बुल मार्केट हमने पिछले 4 सालों में, शायद कोविड के बाद से इस रन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। इस समय हम किस स्टेज में हैं रमेश जी? I think market is, bull markets have length. बुल मार्केट कोई परमानेंटली चलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाता है। वी आर वेरी लकी, वी वेरी ब्लेस्ड, अनलाइक चाइना, थाईलैंड, जापान, who haven't had new highs in almost a generation investors. Indians have constantly seen new highs in the market out there. So very blessed. Having said that, it just seems to me that the market is now transitioning from mid caps to large caps. Leadership has shifted in the market. And typically, if you have a very ferocious rally from this point, that would signal some sort of ending of the bull market. कोई melt up अगर हो गया तो it is melt up. It's not happened yet, but I'm saying very cautious when a large caps go up and they go up very ferociously. It's always time to be alert. और मेरे को जो लगता है ये जो K-pop के जो shares आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India because they're getting such valuations in India. So why won't they encash it out there? That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that would be kind of a warning sign of trouble ahead. पिछले 3 महीनों में PSUs ने चलना बंद कर दिया। क्या अब ये ओवरराउंड हो गए इसलिए चलना बंद हुए हैं? एक्चुअली कई स्टॉक्स तो अब टॉप से 30-40% गिर भी गए हैं। तो But what a great run they've had. I mean, वो 30 गुना बढ़ गए, उसके बाद 20% घट गए तो घट गए। I mean, there are a lot of other stocks in the PSU sectors, in the oil and gas sector, for example, in engineering, in construction, that still looks good. I mean, no sure goes up all the time. Everything corrects. So it's just, it's a fallacy thinking. Everyone says, oh, I told you so, but you didn't tell me when the price was 200 and I could make 30 times the money. I mean, it just, I think it's just... अभी भी यहाँ पे selectively काफ़ी वैल्यू है। I think PSU's बुल मार्केट का जो लीडरशिप अभी भी PSU में, but the roles are transitioning. So I feel somewhere in the oil and gas sector, some in engineering, some in construction, will continue to do well. Power sector will continue to do well.